नमस्कार बच्चों, मैं विकास आपका संस्कृत अध्यापक। तो बच्चों, लॉकडाउन के चलते आपकी पढ़ाई बाधित है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि अब हम रोज एक एक नए नए टॉपिक को लेकर आपके समक्ष मैं रोज आता रहूँगा। तो उस संदर्भ में हमने पिछले कक्षा में भाषा और भाषा के विविध चरण हमने देखे थे। तो जिसमें हमारे सामने एक पहली चीज उभर के आई थी कि हम विस्तार से पढ़ना अगर शुरू करेंगे तो हमारी पहली चीज बच्चों उसमें थी वर्ण, वर्ण एवं उच्चारण स्थान। ठीक, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा। बच्चों, भाषा की सबसे प्रारंभिक चीज है ध्वनि। ध्वनि को हम आवाज कह सकते हैं। ध्वनि शब्द आता है कांपने के अर्थ में। जब कोई कंपन पैदा होती है, याद रखना ये बाद में आपके काम आएगा। जब हमारे शरीर में कोई कंपन होती है तो एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि से हमारे भाषा के लिखित अक्षर निकले, उन्हें हमने वर्ण कहा। पहली चीज अगर मैं आपके समक्ष रखूं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो हमने पिछली कक्षा में भी देखा था बच्चों, वर्ण हमारे संस्कृत में ही एक धातु आती है व्री धातु। व्री धातु आती है वर्ण करने के अर्थ में, ग्रहण करने के अर्थ में। ग्रहण आप लिख सकते हैं ग्रहण करने के अर्थ में, छांटने के अर्थ में, हटाने के अर्थ में। आपने आपके केंद्रीय विद्यालय के बच्चों की जो वो ड्रेस आपने पहनी होती है उसमें लिखा होगा लोगों में तत्वम पूखण अपा व्रीणु। वो जो व्री वहां पर धातु आई है उसी धातु से हमारा वर्ण शब्द बना है। और इस वर्ण शब्द का अर्थ यहां पर लिया गया है अक्षर। अनेकार्था शब्दा, शब्दा अनेकार्था, कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहां पर हमने इसका अर्थ लिया अक्षर। लेकिन सामान्य तौर पर हम वर्ण का अर्थ रंग में भी पढ़ते हैं। पीत वर्ण, कपोत वर्ण आपने पढ़ा है। इसके अलावा वर्ण हमने जाति, वर्ण व्यवस्था जो आपने पढ़ी थी, जिसको जाति भी कह दिया जाता है। वर्ण में 4 प्रकार के वर्ण है, वो सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो यहां पर हमारे वर्ण के 3 वो आते हैं, अर्थ आते हैं। इन तीनों अर्थों को मैं आपकी वर्णमाला में भी दिखा दूंगा। वर्णमाला में भी हमारे तीनों अर्थ ही समाहित हो जाते हैं। तो भाषा के अर्थ में हमारे पास व्री धातु आई। व्री धातु से वर्ण बना। वर्ण का मतलब अक्षर, अक्षर वो जिसका विनाश नहीं होता। और वर्ण वे भाषा के लिखित प्रारंभिक संकेत। अब वर्ण का मतलब रंग भी है। रंग का मतलब जब हम किसी चीज को लिखेंगे, लिखित तौर पर रखेंगे, तो वो लिखित तौर पर भी आप कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी रंग में, आकार में ढाले गए हैं। तो इसीलिए अक्षर को वर्ण उस तरह से भी कहा जाता है। जस्टिफाइड सा लगता है कि अक्षर वे आकार जिनसे हम भाषा को समझने में, प्रारंभिक चीज जिसमें हमें भाषा को समझने में मदद मिलती है। भाषा का प्रारंभिक लिखित रूप अक्षर या वर्ण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका वर्ण, भाषा की प्रारंभिक इकाई, पहली चीज, जिसका जो लिखित रूप जिसे हम वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं, उन्हें संकेत भी कह सकते हैं। लिखित संकेत वर्ण कहलाते हैं। भाषा की प्रारंभिक इकाई जिसमें कि कुछ लिखित संकेत हैं, वे वर्ण कहलाते हैं। अ, आ, ई, ये सारे वर्ण हैं। ये भाषा के लिखित संकेत हैं और इन्हें आप क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहली चीज। अब ज्यादा ध्यान हम देंगे कि ज्यादा ध्यान देने वाली चीज क्या है? ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है संस्कृत में अभी 48 वर्णों का प्रयोग हो रहा है। 48 वर्ण एनसीईआरटी के अनुसार संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग हो रहा है। अब कितने भेद हैं इसके, जिन्हें हमने 3 भागों में मुख्यतः बांटा है। पहला भाग है स्वर,
दूसरा भाग है व्यंजन, तीसरा भाग हमने बांटा इसका अयोगा। ठीक है बच्चों, पहले स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरे अयोगा। तो बच्चों स्वर वर्ण थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये आपने पहले भी सारी चीजें पढ़ी हैं। तो स्वर वर्ण हमारे मात्रिक वर्ण होते हैं, मात्रिक वर्ण, ठीक है, जो बिना अन्य किसी दूसरे वर्णों की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें आपने हिंदी में आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है। स्वर मात्र आवाज जिनका प्रयोग हम मात्राओं के तौर पर करते हैं, वे आपके कौन से वर्ण हुए? स्वर। दूसरे आपके व्यंजन, व्यंजन वर्ण हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हमने क ध्वनि है, क व्यंजन है, क ध्वनि है, क व्यंजन है, का, की, कु, के, कै, कं, का, ये हमारे क्या है? व्यंजन बन जाता है। पूर्ण व्यंजन क होगा जब इसमें अ मिल जाता है। ठीक है, पूर्ण व्यंजन ग, ये नहीं, ये ध्वनि हो जाएगी और ग आपका पूर्ण व्यंजन है जब इसमें स्वरों की सहायता ली गई। स्वर हमारे मात्रिक वर्ण अ, आ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ये हमारे स्वर वर्ण है। और ये इन वर्णों की सहायता से जो अन्य वर्ण बोले जाते हैं, ग, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, क से लेकर ज्ञ तक सीधे तौर पर आपके कौन से हो गए? व्यंजन वर्ण। ये आपको आते हैं, आपने पहले पढ़े हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपका इन तरफ इस पे समय बर्बाद नहीं करूंगा। व्यंजन वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क से ज्ञ तक सारे के सारे व्यंजन वर्ण है। तीसरे वर्ण, तीसरे प्रकार के जब हम वर्णों की बात करते हैं, अ, योग, वाह। अब जैसा शब्द हमारे पास बता रहा है, अ योग होता है जोड़ना, वाह जो अ के योग से जुड़े हैं, अ से जुड़कर जो हमेशा रहते हैं। जैसे ये है अंग, आहा, तो इसको हमने अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग। पहला हम बिंदु और दूसरा हम दो बिंदु, ये जो देखते हैं इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। ये हमारे संस्कृत में वर्ण है। इन सभी का आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने संस्कृत में अभी 13 स्वर हैं, 33 व्यंजन है, ठीक है, 2 आपके अयोगवा है। आप इसके साथ ये भी देख लीजिए, ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ थोड़ा उच्चारण पे ध्यान देंगे आप। उच्चारण की दृष्टि से हम बहुत जगह पर गड़बड़ करते हैं, वो आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के उसमें भी मैं आपको स्पष्ट करके दूंगा। आज हमारा मुख्य तौर पर उच्चारण स्थान है, तो उसके साथ साथ एक बार फिर से इन्हें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 48 व्यंजन जो है, 48 स्वर व्यंजन वर्ण जो हैं, अब इनका उच्चारण स्थान। अब मैंने पहले कहा था संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। वैज्ञानिकता में 2 चीजें हमेशा मुख्यतः रहती है कि किसी को कह दिया वैज्ञानिक भाषा है, उसे लगा कि सही जो विज्ञान है वो तो हमारा अंग्रेजी भाषा में लिखा है, तो संस्कृत कैसी वैज्ञानिक भाषा होगी? ये वैज्ञानिकों की भाषा, मैंने वहां कहा ये भाषा ही वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिकों की भाषा नहीं है। जो वर्तमान विज्ञान है उसकी भाषा संस्कृत नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा का अपना एक विज्ञान है, ये उसी विज्ञान पर, उसी तर्क पर आधारित चलती है। उसके संदर्भ में हम उच्चारण स्थान जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें पता चलती है। जो वर्ण हमने पढ़े 48 वर्ण, 48 वर्णों के मनीषियों ने कुछ उच्चारण स्थान बना के दिए। उनके अनुसार क्या था कि आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान मनो योंकते विवक्षया मन कायाग्रिम आहंति स्वप्रेरयति मारुता।
मारुतः उर्सी चरण मंद्रम जन्यति स्वरम अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरोकंठ शिरोस्तथा जिह्वामूलम च दंताश्च नासिका ओष्ठौश्च तालुच। ये आप वहां पे एक श्लोक दिया कक्षा 7 की पुस्तक में दिया गया है आपको कि आत्मा बुद्धिया, पहले आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आत्मा जो हमारा जीवात्मा है, हमारे अंदर जो प्राण है वो क्या करते हैं, वो बुद्धि के साथ मिलकर किसी एक वस्तु को देखते हैं या किसी एक वस्तु के पर अपनी नजर डालते हैं। तो उससे क्या होता है कि मन कायाग्नि आयंती, मन जो है वो हमारी प्राण वायु, शरीर की वायु जो है ऑक्सीजन जिसे आप कहते हैं, उसको प्रेरित करती है। ठीक है, वो मन हमारे शरीर की एनर्जी, ऊर्जा के साथ, कायाग्नि के साथ हमारे अंदर की प्राण वायु को क्या करती है, प्रेरित करती है। और जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का संचरण रहता है, ऑक्सीजन जो रहती है वो हमारे मारुता उर्सी चरण मंद्रम जनयंती स्वरन, प्राण वायु धीरे धीरे हमारे अंदर से बाहर की ओर निकलती है और हृदय से ऊपर आकर क्या करती है, कंठ तक पहुंचती है और एक हल्का कंपन पैदा करती है, स्वरम आवाज पैदा करती है। अष्टौ स्थानानि, इसीलिए वर्णों के 8 स्थान पाणिनीय शिक्षायाम में लिखे कि 8 स्थान है, लेकिन अभी हम 10 लगभग उच्चारण स्थानों का प्रयोग करते हैं। उसमें विशुद्ध तौर पर हम देखते हैं कि इन्होंने कहा जब भी हम अपने दैनिक जीवन में आप देख सकते हैं क का उच्चारण करेंगे, ट का उच्चारण करेंगे, च का उच्चारण करेंगे, प का उच्चारण करेंगे। तो आपकी जो अगर आप ध्यान से देखिए क में जीभ बिल्कुल सीधी रहेगी और गले से सीधी आवाज बाहर आएगी, लेकिन जैसे ही आप ट का उच्चारण करेंगे, ट में हमारी जीभ क्या होगी, पीछे कहीं ऊपर की ओर निकलकर फोल्ड हो जाएगी, पीछे मूर्धा में ऊपर लगेगी और मूर्धा में आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका ट का उच्चारण होगा च। अब च में क्या होगा कि तालु में जहां आपका जो जबड़े का पीछे वाला हिस्सा है, इसमें हमारी जीभ टकराएगी और जो हवा अंदर से संचरण होगी बाधित होगी और उससे च का उच्चारण स्थान होगा। और प में हमारा है होंठ जो है वर्तुलाकार के हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये सारी चीजें हमारी जो श्वास प्रश्वास आप प्राणायाम करते हैं उसके लिए ओम जो एक आपको अक्षर दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि उसमें जो साई अ उ और ओ, इन 3 वर्णों का अगर हम मेल कर रहे हैं तो हम 3 तरह के वर्णों का मेल करके एक वर्ण बनाकर जब हम उसका उच्चारित करते हैं तो हमारी बॉडी में एक क्या होता है, कंपन होता है, ध्वनि होती है। आपने सुना होगा, बहुत सारे योगाचार्य कहते रहते हैं। और उसी ध्वनि से जो कंपन होता है वो आपके शरीर के लिए क्या करता है, आपको स्वस्थ रखता है। ठीक है बच्चों, ये साइंस है, ये भाषा की अपनी साइंस है और ये जो उच्चारण स्थान है ये उसी के आधार पर आपके अलग अलग किए गए हैं। मैं दूसरे तरीके पर अगर हम समझेंगे तो हम चित्र बनाकर भी आपको कुछ में स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। तो इन उच्चारण स्थानों को मुख्य तौर पर कहा गया है अ, ई, उ, री, री। ठीक है, फिर ए को भी हम अलग से कर देते हैं। ठीक है, और ओ के साथ औ समानांतर वर्ण आता है, ये भी आ जाएंगे आपके। और इसके अलावा व का एक अलग हो जाता है। और पंचम वर्ण जो य म गण नम है, इनका भी, इनको हम नासिका, हम अगर इनको इनको हम पंचम वर्ण को हम अलग से उच्चारण देखेंगे तो पंचम वर्ण को हम क्या लिखेंगे, य, ज, ण, न और म, ये हमारे अलग भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारा एक अनुस्वार, लगभग ये दोनों का एक ही रहता है। ठीक है, अब ये हमारी पहली चीज बनी, ये हमारे मूल स्वर हो गए। ये हमारे मूल स्वर है। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, व, यम, गण, न
और अनुस्वार लिखा है। ये मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें हमने उठा ली। 3 तरह के वर्ण पढ़े थे, 3 तरह के वर्णों में हमारी ये चीजें यहां पर आ गई। स्वर हमारे लगभग ओ तक आप मान के चलो, उसके बाद हमारे कुछ व्यंजनों के अलग अलग उदाहरण आ जाते हैं, उसको हम देखते हैं। अ के साथ हमारा क, ख, ग, घ, ठीक है, ये हमारे वर्ण आते हैं। और इसके साथ हमारा आता है ह और विसर्गे। अ का वर्ग, ह और विसर्जन, इसको हमने कहा अकुह विसर्ज नियानाम। और उच्चारण स्थान कहां है इनका? कंठ। ठीक, पहली चीज अ से शुरू किया, अह क ख ग घ ह और विसर्गे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक है, ये हमारे पहली चीज आ गई। ई च छ ज झ और ईचु यशानाम य श, इसको हमने दिया ईचु यशानाम तालु। ठीक है, इन सारे वर्णों का उच्चारण लगभग एक जैसा ही होता है। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ ऊपर तालु में टकराती है। तो ठीक है, सीधे तौर पे अगला है उ प फ ब भ। ठीक है, उपु पद्मान्याना ओष्ठ, इनके लिए हम जब भी इनका उच्चारण करते हैं तो इसके लिए हमारा सूत्र है उ उपु पद्मान्यानाम ओष्ठ। ठीक, बात क्लियर हो गई हमारी। उपु पद्मान्यानाम ओष्ठ। अब री के साथ ट वर्ग है, ट थ ड ढ, ऋतु। और इसके साथ हमारे दो और वर्ण है र और श। इसके लिए हमने सूत्र दिया ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक बच्चों, ये हमारे, और री के साथ हमारे त थ द ध और ल और स। इसके लिए हमने दिया ऋतु लसाना दंत। ठीक है, ये हमारे ऋतु लसाना दंत। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं ला सा ता था दा धा ना, तो हमारे हमेशा नौ नहीं, हमारे हमेशा जो जीभ है वो किसके साथ, दांतों के साथ टच होती है। तो ये हमारा ऋतु रसाना दंत। ए और ए, इसको कह दिया ए दैतो, ए दैतो कंठ और तालु। यहां पर दो का हमने उच्चारण इकट्ठा कर दिया, ए उसका ए कंठ और तालु, ए दैतो। ठीक है, ए और ए, इसमें हमारा जीभ तालु के साथ और कंठ का दोनों का बराबर वो साथ रहता है। तो ए दैतो कंठ तालु। ओ और औ, ओ तो कंठोष्ठम। ये हमारा है ओ और ओ, इनका उच्चारण था कंठ और ओष्ठ। ठीक, कंठ और ओष्ठ वर्तुल हो जाता है। ओ और ऊ से ओ ही बनेगा। ठीक है, ओ और ई से ए, ओ और ई कंठ तालु, ओ और ई से संधि में भी आप आगे पढ़ेंगे ए बनता है, ओ और
ऊ को मिलाकर ओ बनता है। एक हमारा अलग आया वकारस्य दंतोष्ठम, ये दांत और होंठ, इसमें जीभ जो होती है वो दांतों को और होंठ भी वर्तुल हो जाते हैं, इसलिए वकार के लिए वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक, ये लिंक में भी मैं आपको एक बार और स्क्रीनशॉट करके ये चीजें भेज दूंगा। वकारस्य दंतोष्ठम, ये हमारे जो पंचम वर्ण है इनको ही अनुस्वार कहा जाता है। इनकी जो बिंदी लगती है इनकी ही लगती है वो मंगल। अगर हम मंगल लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही लिख लेंगे। ये पांचवें वर्ण की वो बिंदी लगाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नासिका वर्ण कहा जाएगा इनको। नासिका इन सबका, इन पूरे जो मैंने लास्ट लिखा है नासिका अनुस्वारस्य, इनको अनुस्वार कहेंगे तो हमारा इसका क्या हो गया, नासिका। ठीक, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत, कंठ, तालु, कंठोष्ठम, दंतोष्ठ और नासिका, ये हमारे वर्णों के हिसाब से भी पूरे हो गए। अब हमारे इसके अलावा जो वर्ण बचते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन कुछ होंगे, और बाकी सारे व्यंजन हमारे, स्वर हमारे इसी तरह से उच्चारित किए जाते हैं। इसको हम एक और अब देख सकते हैं अच्छे से। ये उच्चारण स्थान, ये हमारे वर्ण, ये हमारा सूत्र, ये हमारा उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान हमारे इसी तरह से चलेंगे, और इन उच्चारण स्थान के लिए हमें क्या करना है, इन उच्चारण स्थानों को इसी तरह से, एक बार मैं सामने से हटकर आपको बताता हूं, आपको बिल्कुल सही आगे दिख रहा है। ठीक बच्चों, तो इसके साथ हम एक दूसरे तरीके से भी इन सारी चीजों को लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमारे मुंह के अंदर की अलग अलग चीजें, ये नासिका, अनुस्वार, कंठ, ये कहां कहां हमारे मस्तक में, हमारे शरीर में किस तरह का वो रहता है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा सिर वाला हिस्सा, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये आंख के बाद हमारा नासिका वाला हिस्सा, ये नासिका वाला हिस्सा अगर हम अंदर लेके चलें, इसके बाद हमारे लगभग होंठ, और ये लगभग मुंह की आकृति मुझसे उतनी अच्छी बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे मुंह के बीच का हिस्सा लगभग ये, और नासिका से नीचे वाला ये हिस्सा, जिससे हमारी जगह बन जाती है यहां पर जीभा के लिए। ठीक, ये हमारा कंठ है। पहली चीज कंठ, जिसमें कंठ से जो भी स्वर उठा वो सीधी आवाज बाहर की ओर आई, और इसको हमने कंठ कह लिया, इसको हमने कंठ माना। और होंठ हमारे, आपको पता है होंठ, ओष्ठ, ये हमारे तालु वाला जो हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा जहां पर आप ये गले की ओर, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा जीभ वाला हिस्सा है, और ये हमारा मूर्धा वाला, तालु वाला हिस्सा है, और ये हमारा पीछे मूर्धा वाला हिस्सा है। तालु और मूर्धा में इसको हम, इधर तालु होगा आपका और ये आपका मूर्धा रहेगा, और ये आपका इधर वाला हिस्सा जो नाक के अंदर वाला हिस्सा, इसको आप नासिका कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और दांत, आपके दांत वाला जो हिस्सा, ये अंदर वाला हिस्सा, ये आपके दंत, और आपका एक ओष्ठ आपको क्लियर है, ये आपके 6 मुख्यतः क्या है, उच्चारण स्थान है। आप इनको इस तरह से देख सकते हैं, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। ये हमारा जीभा वाला हिस्सा है, जीभ वाला हिस्सा, ये जीभ जो हमारे दांतों के अंदर रहती है, ये हमारे मुड़कर इस तरह से आपकी क्या करती है, जो अंदर से हवा आती है उस हवा को रिलीज करती है उस तरह से जितनी उसको जरूरत होती है। तो बच्चों, ये हमारा उच्चारण स्थान, आप उम्मीद करता हूं आपको समझ आए
और उच्चारण स्थान के साथ साथ हमारे जो 48 वर्ण अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, इसके पश्चात बच्चों अगली कक्षा में हमारा वर्णों के बाद वर्ण संयोजन से शब्दों का निर्माण पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। धन्यवाद बच्चों, आपकी पढ़ाई के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे।